दोस्तों, जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो हम इंसानों के लिए वो एक त्रासदी बन जाती है। एक ऐसी त्रासदी जिसमें इंसानों को अपने ही दोस्तों का मांस खाना पड़ा। बाहर का तापमान खून जमा देने वाला था तो पेट की भूख आंतों को जलाए जा रही थी। -30 डिग्री की ठंड और कई दिनों से भूखे कुछ लोग उखड़ती हुई सांसों के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। एंडीज पर्वत की किसी अनजान जगह पर फंसे इन लोगों के पास क्रैश हुए प्लेन का मलबा और अपने साथियों की लाशों के अलावा कुछ नहीं था। जिंदगी और मौत के बीच 72 दिन बिताने वाले इन लोगों ने जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए दोस्तों के शरीर से मांस खाकर इंसानियत के लिबास को अलग कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस फ्लाइट के साथ, जानेंगे इसकी पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। बात वर्ष 1972 की है, जब ओल्ड क्रिश्चियन क्लब उरुग्वे टीम के कप्तान ने अपनी रग्बी टीम को मोंटेवीडियो उरुग्वे से चिली सैंटियागो ले जाने के लिए एक 2 इंजन वाला चार्टर्ड प्लेन बुक किया। उसका नाम था उरुग्वियन एयर फोर्स फ्लाइट 571, जिसे एक अनुभवी वायुसेना के पायलट द्वारा उड़ान भरनी थी और साथ में को पायलट भी वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल थे। प्लेन में जगह खाली होने के कारण टीम के सदस्यों ने कुछ दोस्तों और परिवार वालों को उनके साथ चलने और रग्बी मैच देखने का आनंद उठाने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह प्लेन में 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर सहित कुल मिलाकर 45 लोग सवार थे। प्लेन 12 अक्टूबर 1972 को कैरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। प्लेन में बैठे रग्बी टीम के खिलाड़ी मैच जीतने की प्लानिंग कर रहे थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। मौसम खराब होने लगा और उन्हें सैंटियागो की जगह मेंडोजा में ही प्लेन को उतारना पड़ा। इन लोगों को मेंडोजा में ही रात गुजारनी पड़ी। सैंटियागो मेंडोजा से 200 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन इस मार्ग पर एंडीज पर्वत था जो कि बहुत ठंडा और तूफान से घिरा हुआ था। अगले दिन 13 अक्टूबर की सुबह भी मौसम वैसा ही था, जिस कारण उड़ान नहीं भरी जा सकती थी, लेकिन दोपहर तक मौसम में बदलाव की उम्मीद थी। पायलट ने सुबह से इंतजार करके दोपहर 2:18 पर मेंडोजा से सैंटियागो की तरफ उड़ान भरी। अब उनके सामने बर्फीला एंडीज पर्वत था। प्लेन को उड़ा रहे पायलट इससे पहले 29 बार एंडीज पर्वत को पार कर चुके थे। जैसे ही वो एंडीज से उड़े, बादलों ने पहाड़ों को ढक लिया। ऐसे में पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अब पायलट तूफान के कारण अपनी एक्चुअल पोजीशन का सही पता नहीं लगा पा रहे थे। पायलट ने अपने 29 बार एंडीज को पार करने के अनुभव के आधार पर ये अंदाजा लगा लिया था कि वो एंडीज को पार कर चुका है, जबकि उनका प्लेन अभी भी एंडीज के ऊपर ही था। पायलट ने सैंटियागो के एटीसी से संपर्क किया और उनसे उतरने की अनुमति मांगी। एटीसी ने पायलट की बताई गई लोकेशन के आधार पर अनुमति देते हुए प्लेन को 11,500 फीट तक लाने के लिए अधिकृत किया। जैसे ही पायलट प्लेन को 11,500 फीट नीचे की ओर ला रहा था, कुछ यात्रियों ने देखा कि प्लेन पहाड़ के बहुत करीब था। जब पायलट को भी एंडीज के पहाड़ दिखने लगे तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लग गया और उसने तुरंत ऊंचाई हासिल करने के चक्कर में प्लेन के मैक्सिमम पावर का प्रयोग किया। ऐसा करने से प्लेन एक साथ वर्टिकल हो चुका था। वर्टिकल होने के कारण प्लेन की स्पीड स्लो हो गई और वो हिलने लग गया। पायलट को सामने एक ऊंचे पहाड़ पर रिज दिख रहा था। पायलट प्लेन की नोच को रिज के ऊपर लाने में सफल रहा, लेकिन प्लेन का निचला हिस्सा टेल रिज से टकरा गया। टेल के पहाड़ से टकराने के कारण पैसेंजर केबिन के पीछे के हिस्से की 2 रो के साथ टेल टूटकर बिल्कुल अलग होकर पहाड़ पर कहीं गिर गया। 5 पैसेंजर भी टेल के साथ गिर गए। टेल के टूटने से प्लेन में पीछे की तरफ गैपिंग होल निकल गया था। प्लेन कुछ और सेकंड के लिए 200 मीटर आगे ऊपर की ओर बढ़ता रहा। थोड़ा आगे जाके प्लेन पहाड़ के 2 से 3 बार टकराकर एक खड़ी ग्लेशियर से फिसलकर तेज स्पीड से नीचे गिर गया। स्पीड से गिरने से प्लेन का कॉकपिट बुरी तरह से डैमेज हो गया और एक पायलट की तुरंत मौत हो गई। दूसरा पायलट गंभीर रूप से घायल अवस्था में कॉकपिट में फंस गया। उसने यात्रियों में से एक को अपनी पिस्तौल खोजने और उसे गोली मारने के लिए कहा,
कहा, लेकिन यात्री ने मना कर दिया। अब प्लेन के गिरने के बाद 45 में से 33 लोग जीवित बचे थे। कई लोग गंभीर रूप से घायल पड़े हुए थे। इस प्लेन में 2 मेडिकल स्टूडेंट भी थे। इन दोनों ने घायल लोगों के इलाज के लिए तेजी से मदद की। नंदो पाराडो नाम के व्यक्ति की खोपड़ी में फ्रैक्चर था और वह 3 दिन तक कोमा में रहा। चिली एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस ने प्लेन के लापता होने के 1 घंटे बाद ही 4 विमानों ने अंधेरा होने तक खोजबीन की, लेकिन वो लापता विमान को खोजने में असमर्थ रहे। पहली रात के दौरान ही घायल पायलट सहित 5 और लोगों ने दम तोड़ दिया। दूसरे दिन अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के 11 विमानों ने लापता विमान की तलाश की, लेकिन प्लेन का कलर सफेद होने के कारण बर्फ से ढके सफेद एंडिज पर उसे ढूंढना नामुमकिन था। उधर जिंदा लोगों ने प्लेन के अंदर एक महिला के बैग में लिपस्टिक देखी और उससे प्लेन की छत पर SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे क्योंकि SOS लिखने के लिए पर्याप्त मात्रा में लिपस्टिक नहीं थी। उन्होंने प्लेन में रखे सामान से बर्फ पर एक क्रॉस भी बनाया, लेकिन यह भी रेस्क्यू टीम के विमानों द्वारा देखा नहीं गया। रेस्क्यू टीम को बहुत कम आशा थी कि कोई जिंदा भी होगा, इसलिए लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान को बंद कर दिया गया। इसी बीच प्लेन में जिंदा लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई। जिंदा बचे लोगों ने प्लेन में रखी खाने की चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया ताकि उन्हें ज्यादा दिन तक भोजन की समस्या ना आए, और उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में जल्दी गर्म हो सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने मेटल के इस टुकड़े पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करके पानी की समस्या को दूर किया। ठंड से बचने के लिए इन लोगों ने प्लेन से टूटी सीटों और मलबों को उठाकर अपने लिए प्लेन के टूटे हिस्से के अंदर ही एक आश्रय का निर्माण किया और उसी में रहने लगे। प्लेन की सीटों के कवर ऊन से बने हुए थे, तो इन्होंने सीट कवर का उपयोग बर्फ से बचने के लिए जूतों के रूप में किया। नंदो पाराडो 3 दिन बाद कोमा से जागे, तब उनकी मां की मौत हो चुकी थी और उनकी बहन सुसाना पाराडो गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन 8वें दिन उसने भी दम तोड़ दिया। इन लोगों ने प्लेन में एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो जाम पाया। विद्युत केबल का उपयोग करके एक लंबा एंटीना बनाकर रेडियो को कनेक्ट करके ये लोग बाहर की खबरें सुनने लगे। इन्होंने इस रेडियो के माध्यम से यह समाचार सुना कि 10 दिन खोज करके असफल होने के बाद 11वें दिन से खोज का कार्य बंद कर दिया गया है, क्योंकि इतनी ठंडी बर्फ में अब किसी के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है। अब इन लोगों के पास परमात्मा को याद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे खाना भी खत्म हो रहा था। इन लोगों ने प्लेन के कुछ हिस्सों को खाने की कोशिश भी की, लेकिन सीटों के अंदर कपास और चमड़ा होने की वजह से इन लोगों को और ज्यादा बीमार होने का डर था। अब इन लोगों के पास भोजन बिल्कुल खत्म हो चुका था और बचाव अभियान भी बंद हो चुका था। ये अच्छे से जानते थे कि अगर खाने को कुछ नहीं मिला तो ये सब के सब भूख से मर जाएंगे। तभी रोबर्टो कैनेसा नाम के व्यक्ति के दिमाग में मरे हुए लोगों को खाने का विचार आया, लेकिन ये मरे हुए लोग इनके दोस्त, टीम के साथी और परिवार वाले थे, और इन सबका मृत शरीर बाहर बर्फ में संरक्षित होने के कारण खराब भी नहीं हुआ था। लेकिन बाकी के लोगों ने इस विचार को रिजेक्ट कर दिया। ये सभी लोग रोमन कैथोलिक थे और इन लोगों ने कहा कि हम नरभक्षी बनकर इंसानियत को खत्म नहीं कर सकते। काफी देर तक भूख से तड़फने के बाद कैनेसा ने प्लेन के विंडशील्ड से टूटे हुए कांच को लाकर उसके मरे हुए दोस्त के शरीर में से जमे हुए मांस को थोड़ा सा काटकर उसे खाने लग गया। बाद में कई लोगों ने भी ऐसा ही किया। अगले दिन सभी लोगों ने इंसानों का मांस खाना चालू कर दिया था। कुछ दिनों तक ये लोग त्वचा, मांसपेशियां ही खाते रहे, लेकिन जब मांस कम पड़ने लगा तो ये लोग दिल, फेफड़े और दिमाग भी खाने लगे। अब इन लोगों के पास बचने का एक ही तरीका था, ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर चढ़ना और मदद मांगना। लेकिन इनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ सके। हादसे के 17 दिन गुजर चुके थे, तभी 29 अक्टूबर की रात को एक तूफान ने प्लेन को उड़ा दिया और इसी में ये लोग सो रहे थे। प्लेन पूरा बर्फ से ढक चुका था। प्लेन में जीवित लोगों के लिए हवा लेना मुश्किल हो रहा था। तभी नंदो पाराडो को सामान के रैक से एक स्टील का डंडा मिला। उन्होंने इस
इस डंडे से पायलट के केबिन से एक खिड़की खोली और कॉकपिट तक पहुंचे। फिर प्लेन के कॉकपिट से सतह तक बर्फ में से एक सुरंग खोदी और ये सुरंग प्लेन के अंदर लोगों के लिए वेंटिलेशन का काम कर रही थी। लेकिन तब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। 3 दिनों बाद तूफान शांत हुआ, प्लेन के अंदर से बर्फ बाहर निकली। इन लोगों के पास खाने का कोई विकल्प न होने पर तीसरे दिन वो हाल ही में मरे हुए अपने दोस्तों का कच्चा मांस खाने लगे। अब इन लोगों ने कई दिनों तक प्लेन के आसपास के एरिया में सर्च अभियान चलाए, लेकिन ऊंचाई, स्नो ब्लाइंडनेस, कुपोषण, रात के दौरान ज्यादा ठंड होने की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए। कुछ दिनों बाद इन लोगों ने फैसला किया कि कुछ लोग मदद मांगने के लिए लंबी दूरी तय करेंगे। इस कार्य के लिए एक टीम बनाई गई जिसमें रोबर्टो कैनेसा, नंदो पाराडो और एंटोनियो विजिंटिन को शामिल किया गया। ये तीनों ही जिंदा बचे लोगों में से सबसे मजबूत लड़के थे। इन तीनों को कुछ दिनों के लिए आराम करने दिया ताकि ये अपने अंदर ताकत का निर्माण कर सके। 7 दिनों के बाद जब तापमान बढ़ने लगा तब इन लोगों को बड़े राशन और गर्म कपड़ों के साथ मदद मांगने के लिए दूर इलाकों तक भेजा गया। इन लोगों को उम्मीद थी कि पश्चिम दिशा में चिली होगा, लेकिन पश्चिम में एक बड़ा पहाड़ होने के कारण ये लोग पूर्व की ओर मदद मांगने के लिए निकल चुके थे। कई घंटों चलने के बाद इन्हें प्लेन के टेल का हिस्सा दिखाई दिया। अब इन तीनों के मुंह पर प्लेन के क्रैश होने के बाद पहली बार मुस्कान आई थी। इन तीनों को प्लेन के टेल के अंदर और बाहर एक चॉकलेट का डिब्बा, 3 मीट पैटीज, रम की एक बोतल, माचिस, सिगरेट, कुछ कपड़े, कॉमिक्स बुक और कुछ दवाइयां मिली। इन्हें टेल के अंदर 2 वे रेडियो भी मिला। इन तीनों ने पहली रात टेल के अंदर गुजारी। अगली सुबह वापस वो पूर्व की ओर बढ़ते रहे। चलते चलते उन्हें रात हो गई। ये रात उन्हें बाहर ठंड में ही सोकर गुजारनी पड़ी। ठंड के कारण ये लोग ठिठुर चुके थे। अगली सुबह उन्होंने डिसीजन लिया कि वे वापस प्लेन पर जाएंगे। प्लेन से बैटरी निकालकर टेल तक लाएंगे ताकि वे रेडियो को चालू कर सके और मदद के लिए सैंटियागो को एक SOS कॉल कर सके। लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकामयाब रही क्योंकि प्लेन के इलेक्ट्रिक सिस्टम को 115 वोल्ट AC की जरूरत थी, जबकि बैटरी 24 वोल्ट DC का ही उत्पादन कर सकी। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद इन लोगों ने हार मान ली और अंत में ये फैसला किया कि उन्हें मदद की उम्मीद केवल पहाड़ों को पार करने के बाद ही मिल सकती है। लेकिन बर्फीले पहाड़ों पर जाने के लिए इन लोगों को ठंडी रात गुजारने के लिए एक बड़ी गर्म रजाई की जरूरत थी। इन लोगों ने टेल से इंसुलेशन तांबे के तार निकाले और प्लेन के एयर कंडीशनिंग को तार से सिलाई करके उसमें गर्म कपड़ों का कवर लगाकर एक स्लीपिंग बैग बनाया जिसमें ये तीनों आराम से रात गुजार सकते थे। 10 दिन चलने के बाद वे 61 किलोमीटर का सफर कर चुके थे और बिना किसी तकनीकी उपकरण, नक्शा या कंपास के वो चले जा रहे थे। अब आगे उन्हें एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। उन्हें ये विश्वास था कि इस पहाड़ के बाद उन्हें चिली की हरी भरी घाटियां देखने को मिलेगी। इसी विश्वास के साथ तीनों ने ऊंचे पहाड़ को पार कर लिया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ ही दिखाई दिए। ये लोग सोच रहे थे कि अभी इनकी मंजिल दूर है और इनके पास खाना कम था, इसलिए इन्होंने विजिंटिन को वापस प्लेन पर भेज दिया। अब नंदो पाराडो और कैंसेसा दोनों पहाड़ों की तरफ चलने लगे। कई दिनों तक चलने के बाद वे एक घाटी पर पहुंचे। पाराडो को यकीन था कि ये घाटी पहाड़ों से बाहर निकलने का रास्ता है। ये दोनों इस घाटी को फॉलो करते हुए चले जा रहे थे और आगे उन्हें एक नदी मिली। नदी के किनारे वो चलते रहे। अब उन्हें आगे मानव की उपस्थिति के कुछ चिन्ह दिखाई देने लगे, लेकिन ये दोनों अब बहुत थक चुके थे और शाम भी हो चुकी थी, तो इन दोनों ने रात यहीं गुजारने का फैसला किया। जैसे ये लोग आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे, उन्हें नदी के दूसरी तरफ घोड़े पर सवार 3 व्यक्तियों को देखा। पाराडो ने उन्हें मदद के लिए आवाज दी, लेकिन नदी के शोर के कारण घोड़े पर सवार व्यक्तियों को समझ नहीं आ रहा था कि पाराडो क्या कहना चाह रहा है और उन्होंने हाथ से इशारा किया कि कल वापस आएंगे। अगले दिन वह आदमी पेंसिल और कागज लेके वापस आया। उसने कागज और पेंसिल को एक चट्टान के साथ कुछ तार के साथ जोड़ा और कागज पेंसिल को नदी के पार पाराडो के पास फेंक दिया। पाराडो ने कागज पर लिखा, मैं एक ऐसे प्लेन से आया हूँ जो कुछ महीनों पहले पहाड़ों में क्रैश हुआ था। मैं उरुग्वियन हूँ। हम 10 दिनों से चल रहे हैं। मेरे साथ मेरा दोस्त घायल है। प्लेन में अभी 14 लोग जिंदा है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना है और हम नहीं जानते कि कैसे। हम बहुत कमजोर हो चुके, हमारे पास खाना भी नहीं है। आप हमें लेने कब आ रहे हैं? हम चल भी नहीं सकते। हम कहाँ हैं?
इतना लिखकर पाराडो ने उस पत्र को चट्टान और तार के सहारे घोड़े पर सवार व्यक्ति तक पहुंचा दिया। उस व्यक्ति ने पत्र पढ़कर पाराडो को एक संकेत दिया कि वो समझ चुका है। इस व्यक्ति ने इसके दो साथियों से इस बारे में बात की। तभी इन तीनों में से एक को याद आया कि कई हफ्तों पहले उसके पिता ने उससे पूछा था क्या उन्होंने एंडीज विमान दुर्घटना के बारे में सुना है। ये तीनों व्यक्ति सोच भी नहीं सकते थे कि उस दुर्घटना में अब भी कोई जीवित हो सकता है। इन्होंने नदी के उस पार खाना फेंका और मदद लाने के लिए 10 घंटे तक घोड़ों पर सवार होकर पश्चिम की ओर गए और पुएंते निग्रो पुलिस स्टेशन पहुंचकर जीवित लोगों की खबर दी। पुलिस स्टेशन ने जीवित लोगों की खबर सैन फर्नांडो चिली में सेना कमान को दी, जिन्होंने सैंटियागो में सेना से संपर्क किया और इधर कुछ लोगों ने पाराडो और केनेसा को घोड़ों से क्यूरियो लाया गया, जहां उन्हें खाना खिलाकर आराम करने दिया। अब यह खबर चारों तरफ फैल चुकी थी कि उरुग्वेन वायुसेना 571 विमान के क्रैश होने के 72 दिनों के बाद भी कई लोग जिंदा है। इनके संघर्ष की इस कहानी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी पत्रकारों का ध्यान आकर्षित किया। चिली की वायुसेना ने रेस्क्यू के लिए 3 बेल UH-1 हेलीकॉप्टर लगाए, लेकिन कोहरा होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर एंडीज पर नहीं जा सके। जब तक वायुसेना ने पाराडो और केनेसा का इंटरव्यू लिया और प्लेन क्रैश की जगह जाने का रास्ता पूछा। जब दोपहर बाद कोहरा हटा तो पैराडो ने अपनी इच्छा प्रकट की कि वह भी हेलीकॉप्टर में सेना के साथ जाएगा ताकि क्रैश पॉइंट पर जाने के लिए वह सेना को डायरेक्शन दे सके। सेना के 2 हेलीकॉप्टर उनके साथ गए। पायलट इन दुर्गम इलाकों को देखकर दंग रह गए, जिसे पाराडो और केनेसा मदद के लिए पार कर आए थे। 22 दिसंबर 1972 को रेस्क्यू वाले ये 2 हेलीकॉप्टर जीवित बचे लोगों के पास पहुंचे। जीवित लोगों ने जैसे ही हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी, उन्हें यकीन हो गया कि पाराडो और केनेसा ने कर दिखाया। वे बहुत खुश हुए, लेकिन ढलान होने के कारण पायलट ने केवल एक स्किड के साथ नीचे उतरने की अनुमति दी। अधिक ऊंचाई और ज्यादा वजन के कारण ये दोनों हेलीकॉप्टर जीवित बचे लोगों में से आधे को ही ले जाने में सफल रहे। रेस्क्यू टीम के 4 सदस्यों ने अपनी इच्छा से पहाड़ पर बचे 7 लोगों के साथ रात गुजारने की इच्छा जताई। अगली सुबह हेलीकॉप्टरों की दूसरी उड़ान बचे हुए सभी लोगों को रेस्क्यू करके सैंटियागो के हॉस्पिटल में ले गई। इस तरह 45 में से 14 लोगों ने 72 दिनों तक मौत से संघर्ष करके जिंदगी जीने के लिए मौत को हरा दिया। उनकी जिंदा रहने की ये कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।